पीछे ध्यान देंगे। भारतीय कृषि पढ़ चुके हैं ये वाला टॉपिक। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछेगा 2, 8 नंबर का और 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा। काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक इस कारण, क्योंकि दीर्घोत्तरी आप अधिक नंबर पा सकते हैं। पहला प्रश्न है विकल्प का ऑब्जेक्टिव का निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सीमांत भूमि इसका आंसर होगा। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं सीमांत भूमि क्या है। दूसरा है जूट उत्पादन में या पटसन उत्पादन में, जूट या पटसन एक ही है, उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? बताइए। अवनालिका, अवनालिका हम लोग अपर्दन में पढ़े, भूमि के नीचे से ही नालियां बन जाती हैं और वो अपर्दन करती हैं मिट्टी का, है ना, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? की पूर्ति करें। निम्नलिखित में मतलब पिछले 40 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में इसका आंसर देख लीजिएगा। पिछले 40 वर्षों में वन बहुत्तर क्षेत्र में वृद्धि के कारण वनों का अनुपात बढ़ा है वनों का अनुपात। शुष्क कृषि में गन्ने की फसल नहीं बोई जाती है। ठीक है। क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में बोया जाएगा? नहीं बोया जाएगा। जापानी विधि को रोपा विधि भी कहते हैं। हम लोग देखा है कि रोपा विधि का ज्यादा प्रयोग चावल में होता है। गन्ना उत्पादक प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा वहां घर घर में गुड़ बनाते हैं। असम में चाय सर्वाधिक उगाई जाती है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिएगा लघुत्तरी प्रश्न है। इसको मैंने आपको लोगों को बताया था कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या अंतर है। बंजर भूमि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। एक गंजा व्यक्ति है ना, एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। मतलब ऐसी भूमि जिस पर खेती की ही नहीं जाती, नहीं की जाती, बंजर भूमि। ठीक है। जिस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। क्लियर सुमेंद्र? क्लियर हुआ? बंजर भूमि मतलब हम लोग खेती नहीं कर सकते, उसमें उपजाऊ ही नहीं है, चांस ही नहीं है, करते ही नहीं है, बंजर भूमि। क्लियर। दूसरा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें बोल रहा है कि हम लोग बोया तो गया है, एक बार बोए हैं, 5 साल तक के लिए हम लोग दोबारा नहीं बो रहे, 5 साल बाद फिर से बोएंगे। तो देखते हैं इसमें जो भूमि पिछले 5-7 वर्षों से पड़ती मतलब समझ में आ रहा है? पड़ती मतलब उस पर खेती नहीं करना। कितने साल से? 5-7 साल से। यह कृषि रहित है। रहित मतलब कृषि नहीं की जाती। सहित मतलब क्या होगा? हाँ, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। देखिए कृषि योग्य तो है भूमि, मगर व्यर्थ है मतलब उस पर कृषि 5 साल से नहीं हो रहा है। इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उस भूमि में जिप्सम की कमी है या कुछ भी कमी है, उसका पूर्ति कर देते हैं खादों के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या है? ऐसी भूमि जिस पर खेती की गई है कि 5 साल 7 साल के लिए उसको खेती नहीं की है, छोड़ दिए हैं, फिर 7वें 8वें साल में फिर से खेती कर रहे हैं, तो क्या होगा? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? क्यों भाई? यशवंत बना बंजर भूमि। समझ लीजिए बंजर भूमि गंजा व्यक्ति है। ऐसा भूमि जिस पर बाल और फसल नहीं लिया जाता, ऐसा सर जिस पर बाल नहीं उगते, गंजा है वो। और जो अचानक मुंडा हुआ है, 3 महीने बाद तो आ ही जाएगा बाल, फिर मुंडा हो गया, फिर आ जाए, मतलब आप सभी मुंडे हो गए तो बाल तो आ ही जाएगा। तो आप अगर हम इसमें बताए भूमि के संदर्भ, तो आप किस में आओगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। एक समय तक हम लोग खेती किए, 5 साल छोड़ दिए, नहीं लिए, फिर 7वें साल हम लोग खेती कर लिए, अल्टरनेट। तो ये हो गया। भारत जैसे देश में गहन कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है? गहन कृषि क्या है? पढ़े हैं हम लोग। ऐसी कृषि जिस पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा है, मांग ज्यादा है। अरहर दाल जैसे कि इसका डिमांड ज्यादा है। पहले 20 रुपये किलो मिलता था, अब हर सक्षम है, हर घर में दाल बनता है ना। और इसका क्या उत्पादन कम हो जा रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा। तो क्या हो रहा है इसमें? तो हम अरहर दाल को ज़्यादा क्या करना है? उपज लेना है, तो हम उसमें ज़्यादा खाद डालेंगे। जगह छोटा है,
जनसंख्या बढ़ा, अधिकांश क्षेत्र में घर बन गया, कृषि के लिए कम भूमि बचा, तो छोटी भूमि में अधिक खाद से, अच्छा उन्नत बीज से हम लोग क्या अधिक फसल लेते हैं, तो ये गहन कृषि कहलाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ी है, के कारण कृषि भूमि में कमी आ गई है, ठीक है। इसके कारण कृषि भूमि में कमी आ गई है। तो एक बताया एग्जाम्पल इसका, तो संतोष, भारत में बढ़ रही है जनसंख्या, तो कृषि भूमि में कमी क्यों आ रही है भाई? आप लोग कहाँ खेतों में रहते हैं कि कहाँ अपने घर में रहते हैं? और समझ लीजिए अधिक बंटवारा हो गया, जो मकान है, अब नया जो व्यक्ति है वो अपने खेत के आसपास घर बना लेगा, है ना। तो ये बता रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से जिसमें हम कृषि करते हैं उसको हम लोग किसमें बना देते हैं, घर बना देते हैं, तो कमी आ रहा है ना। अधिक से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण मतलब, हाँ वेरी गुड, के लिए खाद्य पूर्ति एक समस्या बनती जा रही है। सभी को भोजन मिले, ऐसा संभव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलो, सोसाइटी में गरीबी रेखा से नीचे चावल दिया जा रहा है और 10 रुपये किलो में भी दिया जा रहा है, मध्यम वर्ग को भरण पोषण मिले, ठीक है। चना भी दिया जा रहा है, शक्कर भी दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में गहन कृषि अपनाने से खाद्य समस्या हल करना आसान होगा। जनसंख्या बढ़ी, भूमि कम हुई, मांग ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ी तो सबको खाना है, उपज नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, वहाँ पर गहन कृषि की जरूरत आन पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, श्रवण के बाजू वाला महेश, हाँ मनोज, ठीक है, ठीक है मनोज, ध्यान दे बेटा इधर, ठीक है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों माना जाता है? अगला प्रश्न। पहला प्रश्न हमने देखा बंजर भूमि, एक गंजा एक मुंडा है, किसमें बाल आएगा, गंजे में कि मुंडे में? हाँ। दूसरा गहन कृषि, भाई गहन अध्ययन करो तभी अच्छे नंबर लाओगे, गहन कृषि करोगे तभी उत्पादन ज्यादा होगा, गहन पढ़ाई करोगे तभी परसेंट ज्यादा लाओगे, तो पढ़ाई कम करोगे। आधार क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है? भारत में कृषि परंपरागत व्यवसाय के साथ, परंपरागत क्या होता है? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। भारत में कृषि परंपरा बहुत समय से चला आ रहा है के साथ जीवन यापन का आधार है, जीवन जीने के लिए, क्योंकि 75% अब 72% ग्रामीण क्षेत्र पॉपुलेशन है। चलिए, राष्ट्रीय आय का 46% कृषि से प्राप्त होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय का 46% कृषि से प्राप्त होता है और 64% कृषि श्रमिक कृषि आधारित है। जो श्रमिक हैं 100 में से 64 लोग खेती किसानी कर रहे हैं, श्रमिक लोग। और भारत सरकार का जो 100 रुपया है प्रॉफिट, उसमें से 46 रुपये कृषि से मिलता है गवर्नमेंट को, है ना। और 22 करोड़ पशुओं को कृषि से चारा मिलता है। जितने भी पशु, बकरी, गाय, भैंस 22 करोड़ हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 22% कृषि से मिलता है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। सबसे ज़्यादा आय कृषि से हो रहा है भारत सरकार को, सबसे ज़्यादा श्रमिक कृषि में है, और सकल जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद का 22%, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया आरती? बोला कि कृषि को आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय कृषि, सस्य मतलब फसल, फसल मतलब जा रहे हो ना, फसल में परिवर्तन। चावल बो रहे हो आप, सोचे इस बार चना बो दिए, राहर बोल दिए, कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लौसरा के आसपास जितनी भूमि है चावल ही बोया जा रहा है, क्योंकि उसकी उपयुक्त मिट्टी है। मगर अपन सोचें कि उसमें चना भी बो सकते हैं, अनुकूल है। तो देखिए, सस्यावर्तन मतलब होता है फसल में परिवर्तन, सस्य में परिवर्तन से क्या समझते हैं? किसी में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, हाँ, के उत्पादन के बाद तिलहन, तिलहन मतलब भगवती जान रहे हो ना, तिलहन जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं, सूरजमुखी तिल हो गया, है ना।
या दाल, दाल है ना, चना भी आएगा इसमें। दाल उगाने का क्रम चलता रहता है। बोला कि पहले खाद्यान्न फसल बोया गया, चावल बोया गया, चावल बोते समय कुछ देर में हम लोग क्या कर दिए, मेरे में तिल बो देते हैं। 100 में से 2 किसान लोग बोएंगे, इसे ही सस्यावर्तन या फसल चक्र कहा जाता है। चावल के बाद तिवरा बो दिया, चावल के साथ साथ तिल बो दिया गया, चना बो दिया गया, मतलब चेंज किया गया फसल में। तो ये क्या है, सस्यावर्तन। भगवती रोज आलू सब्जी खाती है, परिवर्तन करके तो खाते हो। रात को बनाए गोभी, सुबह भी गोभी, शाम को गोभी, एक दिन दिया झल्ला जाओगे आप लोग। क्या सर गोभी, मतलब क्या सब होता है घर में बोलोगे तो गोभी गोभी तो बना रहे हैं, चेंज करना चाहिए। क्यों मनोज, क्या खाया है? तो ये है, तो उसी प्रकार से फसल एक ही बो रहे हैं, मिट्टी भी उग गया है। अरे क्या, बस चावल चावल, जो मिट्टी है कृषि वो भी उग गया है, तो उसको क्या चाहिए, चावल के बाद दलहन तिलहन भी चाहिए। ठीक है, ये है, बन जाएगा सस्यावर्तन। प्रश्न पूछा जाता है, आपको लिखना है फसलों में परिवर्तन। सस्यावर्तन से क्या समझते हैं, तो सस्य अर्थात फसलों में परिवर्तन, खाद्यान्न फसल के बाद तिलहन और दलहन की खेती करना सस्यावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला आ रहा है, पूर्वी भारत में जूट उत्पादन अधिक क्यों होता है भाई? पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है जूट, केरल में क्यों नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? भूमि भौगोलिक स्थिति उसकी है, उसको क्या चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, काफी अधिक उपजाऊ मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी चाहिए। चलिए, पूर्वी भारत में नदियों की उपजाऊ काप मिट्टी है, काप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर पर्याप्त वर्षा होती है। डेल्टा के कारण मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण क्या होता है? भाई अब छात्रवृत्ति वाला फॉर्म भरे आए, मतलब क्या होता है, जहां नदियां समुद्र में आके मिलती हैं और बहुत सारी शाखाओं में बदल जाती है, ये क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। तो वहां पर क्या प्रति समय क्या हो रहा है, मिट्टी आ रही है जा रही है, नवीनीकरण हो रहा है। जूट साफ करने के लिए पर्याप्त जल और कुशल मजदूर उपलब्ध हैं, इसलिए पूर्वी भारत जूट उत्पादन में अग्रणी। आप इसको अभी तरह लिख सकते हैं कि पूर्वी भारत में पर्याप्त मात्रा में जल है, भूमि है, श्रमिक है, तापमान है, वर्षा है, भौगोलिक स्थिति को लिखना है। ठीक है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? छत्तीसगढ़। क्यों कहते हैं बता सकते हैं आप? यहाँ का जो भूमि है उसका 89% किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है, ये पूछा है। खरीफ कृषि को की 2 फसलों के नाम लिखिए। जो खरीफ कृषि हमने पढ़ा था, कब कब बोया जाता है, कब काटा जाता है ना, समझ लीजिए, बरसात वाला समझ लीजिए। खरीफ में, बरसात में जिसको बोया जाता है। क्यों राम कुमार, ये क्या दिख रहा है? और ये मक्का। ठीक है, जोंधरी, छत्तीसगढ़ी में जोंधरी। और चावल को क्या बोलते हैं? चाउर। तो ये खरीफ फसल है, भूलोगे नहीं। किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें मटर, चना, राजमा, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मतलब अरहर, राहर आते हैं। ठीक है, राजमा की सब्जी खाए कि नहीं? अच्छा, चना काबुली चना बोल देते हैं, मतलब चना भी है, कैरी चना, गुलाबी चना, चना की है। तिलहन फसलों की 2 उदाहरण। ये प्रश्न पूछेगा, पूछा भी है, और ये छोटा चीज क्वेश्चन है, पेपर चेक करने गया था, 10 में से 2-3 लोग ही बना पाए थे। देखिए, आप लोग अभी तक आपके पास थाली में खाद्य फसल है, कटोरी में दलहन फसल है, सब्जी बना है, तिलहन फसल है। आप उसका रोज सेवन करते हैं मगर लिख नहीं पा रहे हैं। खाद्यान्न फसल बन गया, बन जाएगा। क्यों? लक्ष्मी बनेगा, खाने हो कि पेट भरता है,
अधिकांश लोग खा कर आए होंगे। चावल, खाद्य फसल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, क्लियर। और सब्जी बनाए हैं, तेल डाले हैं खूब, तिलहन फसल, तिल, सरसों, सूरजमुखी, तेल निकाला जाता है जिससे। दलहन, दाल भाई खा रहे हैं, अरहर, चना, राजमा, ये सब आ रहा है, उड़द, मूंग, अरहर। अरे बड़ा भजिया खा रहे हो, भजिया भी आ गया इसमें। चना कितने है ना, स्पीड के आसपास, उसमें जाके छुप जाता है, मगर वो नीचे ही चला जाता है और वहीं पर उसका दी एंड हो जाता है ना। बाद में पता चलता है कि ये चोर था जो कि अरसी के बड़े से बर्तन में जाकर छुपा हुआ था, बाहर नहीं आ पाया, है ना। गीता भूल जाओगी। और पूछा गया भाई आप लोगों को ऐसा याद कराओ कि आप लोग याद रखो, है ना। मैं एक बार यहाँ पर तिल ले आता, देखो तिल है, ये देखो दाल है, ऐसी दिखाऊं तो भाई आप सभी तो जानते ही हो ना इसको। मूंगफली, गरीबों का बादाम, कच्चा नहीं चलो याद तो करो, बादाम मत लिख देना उसमें, ड्राई फ्रूट्स है। मगर ये मूंगफली को गरीबों का बादाम कहते हैं। बादाम महंगा मिलता है, 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, और ये 50 रुपये किलो में आप मस्त कर सकते। खाद्यान्न फसलों के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ, रबी, जायद। मैंने इसको बताया था खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद क्या है। अरे जायद की फसल गर्मी आ गई है, और खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, उसको क्या बोलते हैं, कलिंदर बोल देते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, ठीक है। और खरबूजा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मस्क मेलन, ठीक है। तो ये खरीफ फसल है, रबी फसल है। पेटेंट क्वेश्चन है, पूछेगा, ठीक है, पूछेगा। बन गया, अब आगे बढ़े। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है यार, क्यों पड़ती है। हमने बोला कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ, कभी अच्छी बारिश हुई, कभी सूखी पड़ गई। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसी को डाउट है क्या इसमें, कृषि प्रधान देश है। यहाँ आर्थिक नियोजन का आधार कृषि है, इसलिए निम्नलिखित कारणों से सिंचाई आवश्यक है। पहला पॉइंट, इसको ऐसा लिखा है, आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा पॉइंट नंबर 1, नंबर 2। पहला पॉइंट है, अनिश्चित एवं अनियमित मानसून से जल की कमी बनी रहती है, ठीक है। अनिश्चित, अनियमित, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अनियमित हैं। आप लोग तो बोलेंगे कि फॉर्म भरेंगे, स्वाध्याय और नियमित, दो तरह के विद्यार्थी, एक प्राइवेट वाले, एक रेगुलर वाले, और आप लोग बीच वाले। ना आप नियमित आते हो, ना 3 दिन तक गायब। अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण सिंचाई आवश्यक है। सिंचाई के कारण वर्ष में 2 या 3 बार फसलें ली जा सकती है। क्लियर। वर्षा का वितरण असमान है, वर्षा का वितरण असमान है। समझ में आ रहा है रंजीत? यस सर बोल रहा हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो बना लोगे इसको, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बना सकते हो भाई। क्यों सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? रंजित बोया है खेत चावल का, वो चावल के लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, और पानी बरस ही नहीं रहा है, क्या करेगा वो मतलब सिंचाई करेगा ना, सिंचाई करेगा, कुआं होगा, कुआं देखेगा, कुआं नहीं, नहर है आसपास में, नहर है हाँ, तो नहर से वो सिंचाई करेगा, है ना। वो नहर भी नहीं है, बोर खुदवाएगा, ठीक है। अब उसको सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई रंजित को, क्यों पड़ा? क्योंकि मानसून जो है धोखा दे दिया, मतलब यह क्या है, अनियमित है, अनिश्चित है। जब धान काटने का समय आ गया तब बारिश हो गया, तो उस समय काम है क्या था? नहीं। अभी धान काट के रख रहे हैं, हम अचानक झमाझम बारिश हो जाए, अभी बदली भी है, नुकसान तो करेगा ना। और क्या हो रहा है, वर्षा का वितरण असमान है। अब वो राजस्थान में फसल बो रहा है,
जहाँ बारिश होता ही नहीं, बहुत कम होता है, तो ये भी एक कारण है। तो ये बहुत सारा है, ये इम्पोर्टेंट भी है, 2022 में पूछा, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन में। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस तरह कोई पढ़ना ही पड़ेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए, ये वाला टॉपिक, ठीक। संसाधनों की विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक। समस्या, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं 3-4 तक वर्षा होती रहती है ना, और क्या क्या समस्या है। तो इसका क्या निदान करने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बरसात का जो पानी है, जो छत से पानी गिरता है, उसको घर के पास एक बड़ा सा अंडरग्राउंड टंकी बना दिया जाए, जहाँ बरसात का पानी वहाँ जाके स्टोर हो जाए, जिसका आप उपयोग कर सकते हो, गार्डनिंग में कर सकते हो, कार धोने में कर सकते हो, बाइक धोने में कर सकते हो, है ना, ये वाटर हार्वेस्टिंग। नदियों के जल को रोकना, चेक डैम बना दो, हर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में एक चेक डैम बना दो, कम हाइट का, वहाँ क्या हुआ, नदियों के पानी रुक जाएगा और जल स्तर बना रहेगा। तालाबों को गहरा करना, तालाब है उनकी गहराई का रंग करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पानी उसमें आए। नहरों से कृषि क्षेत्र को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो नहर है हर खेत तक, मतलब अधिकांश क्षेत्र तक कवर करना चाहिए। बांगो डैम है कोरबा में, जांजगीर चांपा पूरा वहीं का पानी, वहीं का नहर से सिंचित हो रहा है। बिलासपुर भी हो रहा है, बिलासपुर में जो सीपत प्लांट है उसको भी जा रहा है पानी वहीं से। तो भूमिगत जल स्तर बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। भूमिगत जल स्तर क्या होता है, जब धरातल को हम खोदें तो बहुत जल्दबाजी, मतलब शक्ति में परेशानी होता है। गर्मी के समय चाहे वो वहाँ 300-400 फीट गहराई में खोदा गया है और सूख जाता है पानी वहाँ का। बरसात में फिर से आता 100 फीट में पानी, गर्मी में सूख जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जल स्तर में पानी नहीं है। उसका कारण क्या है, वृक्षों को कटाओ। तो क्या करना चाहिए, हमको वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष संवर्धन करना चाहिए और संरक्षण जरूरी है। तो ये निदान के उपाय और ये समस्या है, ठीक है, ये समस्या को बताया, ये निदान क्लियर हुआ। पर्यावरणीय समस्या हुआ तो समस्या क्या है बताना है, अधिक वर्षा, सूखा, अकाल, अनियमित वर्षा, अनिश्चित वर्षा और नालिका अपर्दन, और ये हो गया, बन जाएगा। क्यों मतलब बनेगा, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या है। समस्या मतलब जहाँ रहे प्रॉब्लम्स, आप लोगों की भी समस्या होती होगी, है कि नहीं, तभी तो यहाँ स्कूल में बहुत कम आते हैं। समस्याएं हैं बहुत सारी, क्योंकि आप विद्यार्थी के अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप बोला ना, 2 नाव में क्या कर रहे हैं, आप लोग सवारी कर रहे हो, क्योंकि आपके तो 2 पैर नहीं, आपके 5-6 पैर हैं। 5-6 नाव में आप लोग तो ऑलरेडी हो, और विद्यार्थी भी हो ऊपर से, ईमानदारी विद्यार्थी, है ना। देखिए, भारतीय कृषि के प्रकारों के बारे में लिखिए। भारतीय कृषि के प्रकार में क्या क्या है, प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रकार है जीविकोपार्जन कृषि। आपको पॉइंट याद रखना है और उसको एक बार देख लीजिएगा। जीविकोपार्जन कृषि क्या होता है, जो जीवन जीने के लिए हम कृषि करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना नहीं होता। खेती किए वहीं का खाए, साल भर चलाए, सुख दुख के लिए थोड़ा सा स्टोर कर लिए। जीविकोपार्जन, जीवन के लिए उपार्जन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, स्थानांतरित कृषि और स्थानबद्ध कृषि और गहन कृषि इसमें आएगा। तो जीविकोपार्जन, इस प्रकार की कृषि में कृषक अपने परिवार की जीविका चलाने की दृष्टि से कृषि करता है। इसमें सारा उत्पादन परिवार की आवश्यकता पूर्ति में ही समाप्त हो जाता है। इस कृषि प्रकार में स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध और गहन कृषि मुख्य है। स्थानांतरित कृषि जानते हो संदीप, क्या होता है? सूरज, हाँ, मतलब स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जो स्थायी रूप से एक जगह कृषि नहीं करते। स्थान बदल बदल की कृषि करना। स्थानांतरित, विच्छेद करोगे
तो होगा। दूसरा स्थानबद्ध, एक जगह स्थान में रहकर स्थायी रूप से कृषि करना। गहन कृषि, छोटा सा भूमि है उसमें अधिक उपज लेना। तो ये प्रकार है जीविकोपार्जन का। व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि में क्या है, इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य कृषि फसलों का व्यापार करना है। इसे मुद्रादायनी कृषि भी कहते हैं। कुछ याद करने का है ही नहीं, समझने का है। मुद्रादायनी, क्यों भाई विकेश्वर डोरेश्वर, बहुत दिन बाद तो आया, कैसे गायब होता है, कहीं मुद्रा प्राप्त करने के लिए कहीं चला गया होगा, है ना। तो अगर ये मुद्रादायनी कृषि कैसे कहते हैं, व्यापारिक कृषि को। कृषि करने का उद्देश्य क्या है, मुद्रा कमाना, ठीक है। इसमें फसलों का उत्पादन व्यापार के दृष्टि से किया जाता है। क्या क्या था, रोपण कृषि, बगाती कृषि और डेयरी फार्मिंग, ये आते, पेय पदार्थ, तिलहन, रेशेदार पदार्थ सब आते हैं इसमें व्यापारिक कृषि में। शुष्क कृषि क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा, इस बार जरूर पूछेगा, जीविकोपार्जन कृषि ए सेट में पूछ दिया। अरे तो इसको तो सर पढ़ाए थे मगर हमको याद नहीं है, तो आपको वहीं याद करना है। आपके माता पिता, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके माता पिता कृषि हैं, कृषक हैं, उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि है, उस पर वो खेती करते हैं और अपने घर के लिए सिर्फ, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, घर की पूर्ता, क्या होता है, धान को कहाँ रखते हैं, घर में, हाँ, और छेरछेरा में क्या बोलते हैं, हाँ, छेरछेरा, कोठी के धान ला हेरते हेरा। तो ये जो हम जीविकोपार्जन कृषि में क्या होता है कि जो कृषि किया गया है, एक माता पिता लोग क्या खेती किए और सिर्फ अपने उपयोग के लिए रखे, तो ये जीविकोपार्जन कृषि है। ना उसको मंडी में बेच रहे हैं, ना कहीं बेचे, क्योंकि उसको साल भर चलाना है। जीविकोपार्जन समझ में आया, भुवनेश्वरी समझ में आ रहा है, कहाँ खो गई है, हाँ? सब कहाँ खो जाते हो भाई। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरे, अब इसमें बताइए, आपके माता पिता के पास होगा 10-12 एकड़ कृषि खेती, उस पर सूरजमुखी जगह है 1 एकड़ में, एक में चना जगह है, 1 एकड़ में कपास जगह दिए, 1 एकड़ में क्या जगह दिए, डेयरी फार्मिंग कर दिए, गाय वाय, नए नए जो गाय की प्रजाति है, गाय की प्रजाति में बताया था ना आप लोगों को, भैंस की जो प्रजाति मुर्रा सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रही है, साहीवाल गाय है ना, ये उत्पादन कर रहे हैं। उस जो है गाय का अब क्या कर, डेयरी फार्मिंग उपयोग कर दिए, उसका जो गोबर है खाद बना के आप उसका फसल के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो व्यापारिक कृषि वह कृषि होती है जिसमें मुद्रा मिलती है, बेचते हैं, खाने का नहीं। सूरजमुखी कपास बो दिया, कपास हो गया, क्या उसको आप पहनोगे पूरा कपास को, उसको आप व्यापारी को बेचोगे, बदले में क्या देगा, मुद्रा। व्यापारिक कृषि। शुष्क कृषि, ऐसा कृषि जहां वर्षा नहीं होता, वहां पर क्या कर रहा है, कम जल की आवश्यकता वाले फसल बो दिए, ठीक है। अब समझ लीजिए आप लोग यहाँ है छत्तीसगढ़ में, बारिश खूब होता है, कमाने खाने चले गए आप राजस्थान का उधर आउटर में, पश्चिमी मध्य प्रदेश चले गए आप लोग कमाने खाने, बोले यहीं रहना है आप लोगों को और यहीं खेती करना है, क्योंकि आप लौसरा में बहुत अच्छा खेती करते थे, स्कूल तो जाते नहीं थे, मस्त खेती की हो। तो यहाँ भी आपको 1 एकड़ में 40 बोरा धान देना है, ये बोलिए। अब क्या करोगे, चावल वहाँ बोओगे, होगा नहीं, पानी नहीं गिरता वहाँ, मिट्टी भी उपयोगी नहीं है उस हिसाब से, तो आप क्या करोगे, कम जल की खपत वाले फसल को बोओगे। कौन सा, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये शुष्क कृषि है। शुष्क कृषि जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दालें। अब गेहूँ को अब सोच रहे हो भाई, राम कुमार सोचा कि मैं तो मस्त धान के लिए तो मेरा मस्त ऊंचा रहता था, उसमें पानी लबालब, और धान का जड़ हमेशा डूबा रहता था पानी से, और मस्त लहलाते हुए बाली मस्त काट रहे हैं, और इतना मंडी में जा रहे हैं, बेच के आ रहे हैं, बोनस के सहित 2500 रुपये पा रहे हैं, खूब हो गया, है ना। अब तो महंगा भी, अब और बढ़ा देगा, चुनाव आने वाला है, 2800 रुपये क्विंटल कर देंगे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद आप पश्चिम मध्य प्रदेश गए, राम कुमार वही खोया हुआ है कि भाई मस्त मैं ऊंचा, पानी लबालब, जड़ भीगा, मगर ये नहीं जान पाया कि वो चावल था, गेहूँ था। गेहूँ में भी पानी भर दिया लबालब,
3 दिन भरा रहा, फिर अगले दिन बाली नहीं आया भाई, वो गायब हो गया, गंजापन आ गया। तो ये भाई शुष्क कृषि है, जहां बारिश कम होता है वहां पर कम वर्षा वाले जो फसल लगाना चाहिए, शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि नाम है भाई, पूरा आर्द्र है। आर्द्र मतलब समझ में आ रहा है भगवती? आर्द्र मतलब क्या होता है? क्यों भाई रंजीत, क्या होता है आर्द्र? अभी आप लोगों का बाल कैसा है? सभी का बाल शुष्क है, नमी युक्त नहीं है, शुष्क है, मतलब सूखा है। पानी है क्या? टपक रहा पानी? अब नहा के आते हैं तो पानी पानी रहता है बाल, तो क्या है? आर्द्र है भाई। जब आप लोग तालाब में नहाते हैं लड़के लोग, कार्तिक नहा तो लिए हैं ना? छत्तीसगढ़ी में क्या? कुसियार। गन्ना की खेती में कौन सा राज्य है पहला स्थान है? हाँ, उत्तर प्रदेश। गन्ना जो है, गन्ना हुआ, धान हो गया, जूट हो गया, इनके लिए क्या चाहिए? अधिक पानी चाहिए। क्लियर हुआ? बना? अधिक वर्षा वाला आर्द्र कृषि, कम वर्षा वाला शुष्क कृषि। सूखा बाल वाला शुष्क कृषि, गीला बाल वाला आर्द्र कृषि। मतलब चावल के लिए क्या चाहिए? पूरा गीला गीला होना चाहिए, और गेहूं के लिए शुष्क होना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करो भाई, क्या क्या विकास हुआ है? कम ब्याज दर में कृषि ऋण दे दिया। ये कृषि ऋण क्या होता है? हाँ, शिक्षा। आपको अगर अब आरती का सिलेक्शन हो गया, कुछ एग्जाम दिलाई, बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप लोगों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिल सकता है 12,000 रुपये। बहुत सारी चीजें हैं, 6वीं क्लास से लेकर पूरा 12वीं क्लास तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये आप मिल सकता है पढ़ने के लिए। एक एग्जाम दिलाना पड़ता है, शायद जानकारी तो होगा, मिडिल स्कूल में जाने होंगे। अगर वो वाला पास कर ले रहे तभी भी 12वीं हो गया। अब क्या मतलब 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आप दिलाते तो आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये गवर्नमेंट देता, अकाउंट में आता। अब ऐसी सिलेक्शन हो गया आरती का कि अच्छे पढ़ने में तेज है, इसका लंदन में सिलेक्शन, वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया। अब वो घर वाले को पास पैसा नहीं, क्या करें? विदेश में जाना है, पढ़ना है, तो समस्या क्या होगा? तो क्या करेंगे? सरकार क्या कर रहा है? शिक्षा ऋण दे रहा है। शिक्षा मतलब पढ़ाई के लिए ऋण देता है कम ब्याज दर में। तो वैसी कृषि में किसान है, आप समझ लीजिए लड़के लोग सप्लीमेंट्री गैस फेल हो गए, क्या करना है? कृषि करना है। आरती तो भाई चलेगी ऑक्सफोर्ड, लाखों रुपए कमा रहा है, क्योंकि उस मिर्ची के उपयोग से क्या कैंसर का निदान किया जाता है, बहुत सारी उपयोगिता है उसका, विलुप्त प्राय हो गया है मिर्ची। तो वो जो किसान है मुद्रादायनी फसल कर रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? चावल की खेती कर रहे हैं। चलिए जीविकोपार्जन ऊपर से। तो आप क्या करोगे? कृषि ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर कृषि ऋण लोगे। केसीसी ले रहे हैं, जानते हो? हाँ, सब जान रहे हो केसीसी, है ना? उत्तम बीज खाद सिंचाई की व्यवस्था। तो ये सब जान रहे। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद क्या क्या नीति आई ये बताना है, उसी को बताना है आपको। और सेकंड इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन पर प्रकाश डालिए, पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है मनोज, ध्यान से देख। हरित क्रांति, हरित क्रांति कैसे लिखा है? आप इसको में दिखाने का मकसद ये है कि आप मात्रा त्रुटि भी कम करो। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कैसा लिखा है, पर्याप्त कैसे लिखा है, खाद्यान्न कैसे लिखा है, ये छोटे छोटे जो हैं इसी में आपका मात्रा गलत होता है, उसमें होना नहीं चाहिए। किस्म आधा सर, अब ये 12वीं स्टैंडर्ड में बताना पड़ा। ये भारत में नई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप, कितना लंबा है परिणाम स्वरूप, मगर आपको बताना है, इसको लिखना सही। सन 1967-68 में अधिक उपजाऊ किस्म कार्यक्रम HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम पूछा एक प्रश्न में। HYVP का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। ये लाइन को याद रखना है। कब हुआ? अपने मन से क्वेश्चन पूछना है ना? आपके मस्तिष्क क्वेश्चन कब हुआ हरित मतलब HYVP का शुरुआत कब हुआ? 1967-68 में। HYVP का फुल फॉर्म क्या है? मनन करना है, फिर है पढ़ लिए। क्या लिखोगे आप? उद्देश्य है उन्नत बीज और सिंचाई और उर्वरक के द्वारा
उत्पादन बढ़ाना। ये लंबा 3 लाइन है, आपको संक्षिप्त में क्या लिखना है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न फसलों में सिंचाई, खाद और उन्नत बीज के जरिए, 3 चीज के जरिए। किन चीज के जरिए? 3। क्या है? सिंचाई, खाद, उन्नत बीज। उन्नत बीज लेते हैं ना आप लोग, चावल जब धान बोया जाता है तो उन्नत बीज लेने जाते हो, तो ये उन्नत बीज के जरिए क्या करना? उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन मतलब उपज बढ़ाना। ठीक है, भुवनेश्वरी समझ में आ रहा है? वृद्धि करना है। इस प्रौद्योगिकी में कुछ चुने हुए, बोल रहा है कि कुछ चुने हुए लाए गए। इसमें समझ लीजिएगा, जो भी है मैं बता रहा हूं, इस हरित क्रांति में कुछ चुने हुए फसल का सिलेक्शन हुआ। किसका? चावल, गेहूं, मक्का। मगर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? गेहूं का। और हुआ गेहूं। ठीक है, पीछे राम कुमार डिस्टर्ब करता है, तू मत आया कर स्कूल। हाँ क्या राजेश, है ना? तो देखो यहाँ पर हरित क्रांति पर प्रकाश डाली तो बन जाएगा आप लोगों को। इसका उद्देश्य क्या था, ये कब शुरू हुआ, किन फसल में ज्यादा प्रभाव हुआ, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ, ये बता दिया। और इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ भाई, हरित क्रांति का नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि व्यक्तिगत असमानता हो गई। ठीक है, भगवती हरित क्रांति अपनाई। भगवती जो पहले गरीब थी, हरित क्रांति जैसे अपनाई, उत्पादन बढ़ा, अब उसके घर में 4 व्हीलर आ गए, ट्रैक्टर आ गए, पैसा आ गया, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। श्रवण हरित क्रांति अपनाया नहीं, गरीब होता गया, असमानता आ गया, एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया। दोनों किसान हैं, जो ने अपनाया, जिसने अपनाया अमीर, जिसने नहीं अपनाया गरीब। व्यक्तिगत असमानता आ गया, क्षेत्रीय असमानता आ गया। पंजाब जो राज्य है विकसित हो गया, और छत्तीसगढ़ हरित क्रांति बहुत लेट से आया वहाँ, तब तक पंजाब सक्सेस हो गया। अभी तो छत्तीसगढ़ में भी आ गया। आप लोग खाद का प्रयोग कर रहे हो, हार्वेस्टर आ रहा है, सिंचाई के साधन, उन्नत बीज सब आ रहा है। मगर यही आपको 1960 में मिल जाता तो छत्तीसगढ़ टॉप हो जाता, मतलब मध्य प्रदेश। मगर ये कुछ विशेष क्षेत्र में ही किया गया, पंजाब हरियाणा में। तो 2 प्रभाव हो गया। हरित क्रांति की प्रभावशीलता ये हो गया। अगला बहुत संक्षिप्त, बहुत कम समय बचा है। भारत के भूमि उपयोग परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। कितना अच्छा है ये। आप लोग सभी कृषक परिवार से आते हैं और आप लोगों के लिए तो इजी है टॉपिक समझने की। कोई मतलब एक मेट्रो सिटी का जो बच्चा है पढ़ने वाला, उसको तो किताबी ज्ञान से ही उसको संतुष्ट होना पड़ेगा। और आप लोग तो फील्ड में जा रहे हो, खेत में भी काम कर रहे हो, आप लोगों को तो ये अच्छे से बनना चाहिए भाई। इसको मुझे समझाना पड़ रहा है, क्यों संतोष? ये तो अच्छा बनना चाहिए ना भाई। भारतीय कृषि आएगा तो उनसे तो ज़्यादा नंबर आप ही को पाना चाहिए, क्योंकि आपको व्यवहारिक नॉलेज भी है, पुस्तकी ज्ञान भी है कि नहीं? तो ठीक है, आपको देखिएगा हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के जो बड़े बड़े स्कूलों में जो पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन उनका एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है स्कूल के द्वारा। 5-6 दिन या 2 दिन के लिए वो गांव जाते हैं, कैसे रोपा लगाते हैं, खेत में उतरते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, वही उनका प्रैक्टिकल है। और आप लोग तो हर साल प्रैक्टिकल कर रहे हो, 3 महीना क्या 6 महीना कर लेते हो। स्कूल आने का समय नहीं मिल पाता। अभी हार्वेस्टर शुरू हो गया, हार्वेस्टर में प्रैक्टिकल कर रहे हो, निदाई कोड़ाई में प्रैक्टिकल, अभी बागवानी फसल में प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, लंबा हो जा रहा है, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि ज़्यादा में भी आप लोगों का जो कैपेसिटी उतना नहीं है ना। ये भारतीय कृषि की समस्या क्या है भाई, हर की समस्या होती है, भारतीय कृषि की भी समस्या है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग हरित क्रांति की बात को पढ़ेंगे।